हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन स्पेस। सतीश चंद्र की बुक का अध्याय 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक वीडियो इसका बना दिया है और उसका दूसरा पार्ट है ये। तो चलिए जानते हैं आगे। दक्षिण में मंदिर निर्माण की कला चोल राज्य में ही चरम पर पहुंची। यानी चोल साम्राज्य में मंदिर निर्माण की कला चरम पर पहुंची, यानी अंतिम समय में थी। इस काल में वास्तुकला की जो शैली प्रचलित हुई उसे द्रविड़ कहा गया, क्योंकि यह लगभग दक्षिण भारत तक ही सीमित है। इस शैली की प्रमुख विशेषता गर्भगृह के ऊपर मंजिल दर मंजिल बनते जाना है, यानी एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, और यह लगभग 5 से 7 मंजिल तक रहती थी। मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक हुआ करती थी और उनकी एक खास शैली थी, यानी शैली जिसका नाम विमान, यानी जिसे विमान कहा जाता। विमान एक तरह से शैली है। मंडप का नाम खंभों वाला कक्ष। मंडप का नाम खंभों वाला कक्ष, जिसमें बहुत अधिक नक्काशीदार खंभे होते थे, यानी नक्काशी की हुई थी छोटे छोटे पत्थरों से, और जिसकी छत सपाट यानी सीधी हुआ करती थी, जिसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं हुआ करती थी। आमतौर पर गर्भगृह के सामने होता था। ज़्यादातर जो गर्भगृह बनाया जाता था वह सामने हुआ करता था। वह सभा भवन का काम करता था तथा दूसरे बहुत से कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होता था। इसका प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए बात करें तो अनुष्ठान यानी यज्ञ वगैरह करने, अनुष्ठान के समय यानी यज्ञ वगैरह करते समय नृत्य के लिए इनका उपयोग होता था, यानी काफ़ी बड़ा स्पेस हुआ करता था तो इनका इस्तेमाल हुआ करता था। यह नृत्य देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां अर्थात देवदासियां करती थी। कभी कभी गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा हुआ करता था। चारों तरफ गैलरी टाइप का गलियारा हुआ करता था, ताकि भक्त उसकी परिक्रमा कर सके, यानी चारों ओर उसका चक्कर लगा सके, उसका चारों ओर उसका घूम सके। इस गलियारे में अनेक दूसरे देवताओं की मूर्तियां रखी हुई होती थी, यानी दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ पे मिलती थी, रखी होती थी। पूरा ढांचा एक खुले दालान के बीच होता था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें होती थी और इन दीवारों में ऊंचे भव्य द्वार हुआ करते थे। यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसमें कि खुले दालान थे, जिसके चारों ओर दीवारें होती थी। इन दीवारों में भव्य द्वार भी होते थे, जिनको गोपुरम कहते थे, यानी भव्य द्वार को गोपुरम कहा गया है। कालांतर में विमानों की ऊंचाई, यानी विमान एक तरह से शैली जिस टेक्निक से बनाई गई है, टेक्निक को विमान कहा गया है। विमानों की ऊंचाई और बड़े दालानों की संख्या भी बढ़कर 2 या 3 हो गई तथा गोपुरम, जिसे कि भव्य द्वार कहा गया, अधिकाधिक सुसज्जित होते गए। इस तरह मंदिर लघु नगर कह सकते हैं या फिर महल बन गए, क्योंकि इस तरह बड़े स्पेस में बने और उनमें पुरोहित एवं दूसरे बहुत से लोगों के रहने के कमरों की व्यवस्था भी होती थी, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस हो जाता था तो उसमें रहा भी जा सकता था, तो इसलिए लोगों के रहने के लिए कमरे की भी व्यवस्था हो जाती थी उसमें। और आमतौर पर मंदिरों को अपने खर्च के लिए राजस्व मुक्त भूमि दान में मिल जाती थी। उन्हें धनी सौदागरों से भी भारी दान मिलते थे। जो सौदागर हुआ करते थे उन्हें उसमें भारी दान भी उसमें मिलते थे। कुछ मंदिर तो इतने समृद्ध हो गए कि वे व्यापार करने, ऋण ब्याज पर देने और व्यापारिक उद्यमों में भाग लेने लगे। यानी मंदिर का यह फायदा हुआ करता था कि वहाँ पे व्यापार करने, ऋण ब्याज पर देने और व्यापारिक उद्यमों में भाग लेने लगे चोल साम्राज्य में।
वे कृषि के सुधार, तालाबों और कुओं की खुदाई आदि पर भी, सिंचाई की नालियों की व्यवस्था पर भी धन खर्च करने लगे। यानी मंदिर बनवाने में धन खर्च हुआ, फिर व्यापार वगैरह में, इन सब में, और फिर उसके बाद कृषि सुधार में भी धन खर्च किया। इस तरह मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का एक आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम में 8वीं सदी का कैलाश मंदिर है। यानी द्रविड़ शैली की बात करें तो यह कांचीपुरम में 8वीं सदी के समय कैलाश मंदिर में देखा जा सकता है। द्रविड़ शैली यानी कि कैलाश मंदिर में देखी जा सकती, इसमें इस्तेमाल हुई है। लेकिन इस शैली के सबसे सुंदर और सुसज्जित उदाहरण में से एक है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अगर काफ़ी ज़्यादा सुंदर की बात करें, ज़्यादा उसमें नक्काशी वगैरह देखने को मिलती है, तो ये तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि बहुत सुंदर था। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि राजेश्वर द्वारा राजराज प्रथम ने बनवाया था। क्योंकि मंदिरों के दालानों में राजाओं और रानियों की मूर्तियां लगाना चोलों का कायदा था। यानी उस समय राजराज का कहना भी था कि उसने अपनी विजय के लिए मंदिरों में भी अपने उसमें छपवाया था, उसमें उसके निशान पता लगवाए थे, ताकि पता लगाया जा सके कि उसकी विजय का सभी को पता लग सके। इसलिए मंदिरों में भी दालानों और राजा और रानियों की मूर्तियां लगाई, ताकि उनसे पता चल सके। चोलों का कायदा हुआ करता था। गंगईकोंड चोलपुर का मंदिर टूटी फूटी हालत में है, पर वह चोल काल की मंदिर निर्माण कला का एक और सुंदर उदाहरण है। यानी अभी तो वह काफ़ी पुराना हो चुका है, टूटा फूटा है, पर वह सुंदर उदाहरण कह सकते हैं उसको निर्माण कला का। दक्षिण भारत के अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि इनमें से कुछ गतिविधियों के लिए धनराशि चोल राजाओं द्वारा पड़ोसी क्षेत्रों की जनता को लूट कर प्राप्त की गई थी। यानी ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि नदियों की सिंचाई पर, मंदिरों पर और मंदिरों की नक्काशी पर जो खर्च किया गया वह धन जो है पड़ोसी क्षेत्रों की जनता की को लूट कर मतलब लगाया गया। चोलों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों ने और होयसलों ने मंदिर निर्माण का काम जारी रखा। यानी जब चोलों का पतन हुआ तो चोल साम्राज्य जो राजा था, उसकी जो मंदिर निर्माण की कला को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है वो कल्याणी के चालुक्यों ने और होयसलों ने रखा। धारवाड़ जिला और होयसल राजधानी होलोविड में मंदिर बड़ी संख्या में है। इनमें सबसे शानदार मंदिर होयसलेश्वर मंदिर है, जिसे चालुक्य शैली कहा जाता है। यह उस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। द्रविड़ शैली देवताओं और उनके स्त्री पुरुष सेवकों, यक्षों और यक्षिणियों की मूर्तियों के अलावा इन मंदिरों में सुंदर नक्काशी वाली पट्टिकाएं हैं, जो एक व्यस्त जीवन का परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं, जैसे नृत्य, संगीत तथा युद्ध और प्रेम का दृश्य। इस तरह जीवन धर्म से गहराई से जुड़ा था। यानी ये देखा जा सकता है मंदिर की बनावट से कि किस तरह धर्म को मानते थे वहाँ पर। आम आदमी के लिए मंदिर मात्र पूजा स्थान ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। यानी एक आम आदमी के लिए केवल मंदिर ही नहीं बल्कि बहुत सारी सुविधाओं को भी चिन्हित करता था। इस तरह इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला का स्तर बहुत ऊपर उठा। यानी मूर्ति कला का दक्षिण भारत में कह सकते हैं मूर्ति कला का काफ़ी बढ़ावा हुआ। इसका एक उदाहरण श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर, जो कि श्रवणबेलगोला
में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा भी है, जो कि सबसे अच्छा उदाहरण है। मूर्ति कला का एक और पहलू छवि निर्माण था। जो शिव के नृत्य मुद्रा के रूप में, जिसे नटराज कहते हैं, यानी शिव की जो मूर्ति है वह नृत्य मुद्रा में नाचते हुए, जिसे नटराज कहते हैं, अपने चरम पर जा पहुंचा। इस काल के नटराज की मूर्तियां, खासकर वे जो कांसे की बनी होती हैं, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। भारतीय और विदेशी संग्रहालयों में इसके अनेक सुंदर नमूने देखे जा सकते हैं, यानी जो संग्रहालय है उसमें इसको देखा जा सकता है। इस काल में विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया, यानी इस काल में, चोल के साम्राज्य के बाद के काल में विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने कला और साहित्य को संरक्षण दिया, उसको सुरक्षा प्रदान की। संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा माना जाता था तथा अनेक राजा, विद्वान और दरबारी कवि उसमें रचना करते थे। फिर भी इस क्षेत्र की भाषा में साहित्य का विकास इस कला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी, यानी सर्वश्रेष्ठ जो भाषा उस समय थी वह संस्कृत ही मानी गई, जिसमें कि साहित्य का विकास हुआ। तमिल प्रदेश में 6वीं और 9वीं सदियों के बीच नैनार और अलवार कहलाने वाले अनेक लोकप्रिय संत हुए, यानी नैनार और अलवार एक प्रकार के संत हुए जो क्रमशः शिव और विष्णु के उपासक थे। नैनार और अलवार 14वीं सदी के आरंभिक भाग में इन संतों की, जो अलवार और नैनार कहे गए हैं, इन संतों की रचनाओं को तिरुमाई नाम से 11 जिल्दों में संकलित किया गया है। इनकी रचना जो है वह तिरुमुराई नाम से 11 जिल्दों में संकलित है। इसे पवित्र माना जाता है और 5वां वेद समझा जाता है। इसे एक तरह से पवित्र मानते हैं और 5वां वेद, यानी 4 वेद हमारे हैं, उनके अलावा जो वेद है ये वह 5वां माना जाता है इनको। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अलावा जो 5वां वेद कहा गया तो इन्हीं को ही कहा गया। कंबन को 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के आरंभिक भाग का कवि माना जाता है। कंबन जो है वो उनको 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के आरंभिक, यानी उसके अंत में और 12वीं सदी के शुरुआत में का जो है कंबन को एक तरह से कवि माना गया है। इस काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। कंबन कृत रामायण को तमिल साहित्य का क्लासिक माना जाता है। जो कंबन की रचनाएं हैं, कृत रामायण को तमिल साहित्य का क्लासिक माना जाता है। तमिल में जो है इसको क्लासिक साहित्य, तमिल साहित्य का एक क्लासिक मानते हैं। ऐसा समझा जाता है कि कंबन एक चोल राज दरबार में रहते थे। दूसरे बहुत से लोगों ने भी रामायण और महाभारत से विषय ग्रहण किए और इस तरह से महाकाव्य को जनता के पास ले आए, यानी रामायण और महाभारत को लोगों ने अलग अलग रूप में ग्रहण किया तथा महाकाव्य को जनता के पास ले आए, यानी सभी में जो है उसका उजागर हुआ। तमिल के बाद कन्नड़ इस काल में साहित्य की भाषा बनी। तमिल के बाद कन्नड़ इस साहित्य की भाषा बनी। राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल शासक कन्नड़ और तेलुगु दोनों को संरक्षण देते थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर एक पुस्तक भी लिखी। कन्नड़ के विकास में अनेक जैन विद्वानों का योगदान रहा। पंपा, पोन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। हालांकि वे जैन धर्म से प्रभावित थे,
पर उन्होंने रामायण और महाभारत से लिए गए विषयों पर भी लिखा है। नन्नय्या ने, जो एक चालुक्य राजा के दरबार में था, तेलुगु में महाभारत की रचना की। यानी नन्नय्या के द्वारा तेलुगु में महाभारत की रचना की गई। उनके शुरू किए गए काम को 13वीं सदी में टिकन्ना ने पूरा किया। यानी नन्नय्या ने महाभारत की रचना की तेलुगु भाषा में। उसके बाद जो उसका पूरा काम जो है 13वीं सदी में टिकन्ना ने पूरा किया। तमिल रामायण की तरह तेलुगु महाभारत भी एक क्लासिक रचना थी। जिस तरह तमिल रामायण को एक क्लासिक रचना माना गया, उसी तरह महाभारत भी एक क्लासिक रचना है जिसने बाद के अनेक लेखकों को प्रेरित किया। अनेक लोक विषय भी मिलते हैं जो संस्कृत पर आधारित नहीं हैं तथा जनता की भावनाओं और अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी उनकी भावनाओं को भी उजागर किया गया है उसमें। उन्हें तेलुगु में देसी अर्थात ग्राम्य कहा जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि 8वीं से 12वीं सदी तक का काल दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों के विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का ही काल नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक विकास तथा व्यापार, वाणिज्य और कृषि के विकास का भी काल था। यानी 8वीं से 12वीं सदी तक का काफ़ी विकास, राज्य के विकास का काल एवं क्षेत्रीय एकीकरण का भी काल रहा है, और जिसमें कि व्यापार, वाणिज्य, कृषि का भी एरिया विकसित हुआ। ज्येष्ठ पुत्र या अपने किसी और प्रिय पुत्र को युवराज घोषित कर देते थे। उस दशा में युवराज राजधानी में ही रहता था और प्रशासन के कामों में सहायता करता था। कनिष्ठ पुत्रों को कभी कभी प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था। राजकुमारियों को शासन के पदों पर शायद ही कभी नियुक्त किया जाता था, पर हमारे पास एक उदाहरण मौजूद है कि राष्ट्रकूट राजकुमारी चंद्रबालाम्बी ने, जो अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री थी, कुछ समय तक रायचूर दोआब का प्रशासन चलाया था। राजा को सलाह देने के लिए प्रायः कई मंत्री होते थे। मंत्रियों का चुनाव राजा आमतौर पर प्रमुख परिवारों में से करता था। उनका पद प्रायः पुश्तैनी होता था। उदाहरण के लिए पाल राजाओं के संदर्भ में यह पता है कि एक ही ब्राह्मण परिवार के क्रम में 4 सदस्य धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों के मुख्यमंत्री हुए। ऐसी परिस्थिति में मंत्री बहुत शक्तिशाली बन जाता था। यानी कनिष्ठ जो था उसके पुत्रों को कभी कभी प्रांतियों का अधिपति बना दिया गया तथा राजकुमारियों को शासन के पदों पर शायद ही कभी नियुक्त किया जाता था। यानी लड़कियों को राजकुमारियों के पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रकूट की राजकुमारी चंद्रबालाम्बी ने, जो अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री थी, कुछ समय तक रायचूर दोआब का प्रशासन चलाया। राजा को सलाह देने के लिए प्रायः कई मंत्री हुआ करते थे। मंत्रियों का चुनाव आमतौर पर परिवारों में से हुआ करता था तथा ये पुश्तैनी होते थे और एक ही ब्राह्मण परिवार के क्रम में से 4 सदस्य धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों के मुख्यमंत्री हुए। अनेक विभागों के नाम सुनने को मिलते हैं। यानी कई प्रकार के विभाग हुआ करते थे हर काम के, पर वे कैसे काम करते थे इसका उल्लेख ज़्यादा नहीं पता चलता। अभिलेखों और साहित्यिक दस्तावेजों से पता लगता है कि लगभग हर राज्य में एक पत्राचार से संबंधित मंत्री होता था जो विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। इसके अलावा एक राजस्व मंत्री, कोष अध्यक्ष, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित होते थे। एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर भी आसीन हो सकता था।
संभवतः मंत्रियों में से किसी एक को अग्रणी माना जाता था, जिस पर राजा दूसरे से अधिक निर्भर करता था। पुरोहित को छोड़कर सभी मंत्रियों से आशा की जाती थी कि वे आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों का नेतृत्व करेंगे। हमें राज्य परिवार अंतःपुर के अधिकारियों के बारे में भी पता चलता है। यानी लगभग हर राज्य में एक पत्राचार से संबंधित एक मंत्री हुआ करता था, एक मंत्री बनाया गया था जो विदेश मंत्री की तरह ही कार्य करता था। इसके अलावा हर एक क्षेत्र का, जैसे कि राजस्व मंत्री, कोष का अध्यक्ष, सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित भी हुआ करते थे। एक व्यक्ति दो पदों पर भी आसीन हो सकता था, यानी उस पर दो पद भी हासिल कर सकता था। संभवतः मंत्रियों में से किसी एक को अग्रणी माना जाता था। जो सभी मंत्री थे उनमें से किसी एक को अग्रणी यानी बड़ा माना जाता था, जिस पर राजा दूसरों से अधिक निर्भर करता था। पुरोहित को छोड़ सभी मंत्रियों से आशा की जाती थी कि वे आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व करेंगे। इसीलिए राज परिवार के कुछ अधिकारी बहुत शक्तिशाली भी माने जाते थे। साम्राज्य की सुरक्षा और प्रसार में सशस्त्र बलों का बहुत महत्व था। अरब यात्रियों के इस साक्ष्य को पहले ही उद्धृत किया है, चीजों की सैनिक के बल पर शासन किया, जो कि हमें पहले पता है। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजा के पास विशाल सुसंगठित पैदल और घुड़सवार सेनाएं भी थी तथा बड़ी संख्या में जंगी हाथी थे। हाथियों को शक्ति का आधार मानकर उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। हाथियों की सबसे बड़ी संख्या पाल राजा के पास थी। राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजा दोनों ही समुद्र के रास्ते अरब और पश्चिम एशिया से तथा स्थल के रास्ते खुरासान और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में घोड़ों का आयात करते थे। माना जाता है कि प्रतिहार राजा के पास देश भर में सबसे अच्छे घुड़सवार थे। युद्ध के रथों का कोई हवाला नहीं मिलता, जिनका प्रचलन समाप्त हो चुका था। कुछ राजाओं, खासकर राष्ट्रकूटों के पास किले बड़ी संख्या में थे। उनमें विशेष दस्ते तैनात रहते थे और उनके अपने अलग कमांडर होते थे। पैदल सेना में नियमित और अनियमित सैनिक होते थे। यानी हाथियों को शक्ति का आधार माना गया तथा हाथियों की सबसे बड़ी संख्या पाल राजा के पास थी, यह कहा जाता है। राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजा दोनों समुद्र के रास्ते अरब और पश्चिम एशिया से तथा स्थल के रास्ते खुरासान और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में घोड़े आयात करते थे। युद्ध के रथों का कोई हवाला नहीं मिला, यानी कोई पता नहीं है, पर राजा खासकर राष्ट्रकूट के पास किले बड़ी संख्या में थे। भर्ती किए गए अस्थायी सैनिक भी थे। नियमित सैनिक प्राय पुश्तैनी होते थे तथा कभी कभी देश के भागों में भी भर्ती किए जाते थे। उदाहरण के लिए पालों की पैदल सेना में मालवा, खस, असम, लौट, दक्षिण गुजरात और कर्नाटक से आए सिपाही शामिल थे। पाल राजाओं की और संभवतः राष्ट्रकूटों की भी अपनी नौसेनाएं होती थी, लेकिन उनकी शक्ति और संगठन के बारे में पता नहीं है अधिक। इन साम्राज्यों में सीधे प्रशासित क्षेत्र भी थे और अधीन सरदारों द्वारा प्रशासित क्षेत्र भी। सरदारों के क्षेत्र, जहाँ तक अंदरूनी मामलों का सवाल है, स्वायत्त होते थे, खुद के होते थे। सरदार राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। वे राजा को निर्धारित कर या नजराना भी देते थे। उसे निर्धारित संख्या में सैनिक भी प्रदान करते थे। कभी कभी विद्रोह की संभावना से बचने के लिए सरदार के एक बेटे का राजा की सेवा में रहना आवश्यक बना दिया जाता था, क्योंकि इन सरदारों को विशेष रूप से अवसरों पर राजा के दरबार में उपस्थित होने की, कभी कभी तो उनसे राजा या उसके किसी बेटे से अपनी एक बेटी ब्याहने की आशा भी की जाती थी। लेकिन यह अधीन सरदार हमेशा स्वतंत्र होने का प्रयास रखते थे, फ्री होने का प्रयास रखते थे।
ताकि राजा के बीच प्राय युद्ध होते रहते थे। क्योंकि उनके और राजा के बीच प्राय युद्ध होते रहते थे। उदाहरण के लिए बात करें तो राष्ट्रकूटों को वेंगी यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सरदारों से या प्रतिहारों को मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों के खिलाफ हमेशा लड़ना पड़ता था। पाल और प्रतिहार साम्राज्य प्रत्यक्ष प्रशासित क्षेत्र भुक्ति यानी प्रांतों और मंडल या विषय जिलों में विभाजित थे। प्रांत का आधिपत्य विपरीक और जनपद का अधिपति विषयपति कहलाता था। उपरीक से भूराजस्व जमा करने और सेना की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की आशा भी की जाती थी।